यहाँ हम डिस्कस करेंगे फ्रेनेल्स बाई प्रिज्म। प्रिज्म का नाम तो हम सभी ने सुना है। बाई मीन्स टू, या कह सकते हैं कि दो प्रिज्म को मिलाकर एक नया स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे फ्रेनेल्स बाई प्रिज्म कहते हैं। यहाँ क्या पर्पज़ है? बाई प्रिज्म का मेन उद्देश्य यहाँ पर है एक सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करना। देखिए, ये अगर बाई प्रिज्म है तो इतना हिस्सा एक प्रिज्म होगा और इतना हिस्सा ये दूसरा प्रिज्म है। इसे बैक टू बैक मिलाकर यहाँ पर एक सोर्स रख देते हैं, इसे कह सकते हैं एस। इससे लाइट रेज पास करते हैं। यहाँ से जो लाइट रेज होगी, सपोज वो पैरेलल हो जाती है, तो ये एक लाइट रे है। दूसरी लाइट रे अगर यहाँ से लेंगे तो ये पैरेलल हो गई। यहाँ अगर इसका जो बेस था पहले, या मिड पॉइंट कह लीजिए अभी पे, यहाँ से अगर लाइट लेंगे तो ये लाइट बैंड होगी। तो बैंड होने के बाद इस तरीके से अगर जाती है, इन दोनों लाइट्स को, इन दोनों रेज को अगर पीछे बढ़ाएं तो ये यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। इसे हम कह सकते हैं कि ये सोर्स S1 है। इसी तरीके से अगर यहाँ से लाइट है, रे है, तो ये इस तरफ बैंड होती दिखाई देगी। इसे अगर पीछे बढ़ाएं तो ये यहाँ पर, इस वाली रे को पीछे बढ़ाएं तो दोनों यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देंगी। इसे हम कह सकते हैं S2। तो इस तरीके से हमने एक ही सोर्स से दो सोर्स प्रोड्यूस किए हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी और फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोहेरेंट सोर्स हैं। तो अभी क्या है, एक इस S सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस हुए। यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को अगर हम कहें y1, और यहाँ से लेके जहाँ आपने स्क्रीन लगाई है यहाँ की डिस्टेंस को कहते हैं हम y2। तो जहाँ ये दोनों रीजन ओवरलैप करेंगे, जहाँ ये ओवरलैप है, तो यहाँ पर ये ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, उन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला काम है कि दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस निकालना। तो ये जो प्रिज्म है, दो प्रिज्म अलग अलग हैं, इनका प्रिज्म एंगल अगर अल्फ़ा है तब, तो प्रिज्म का एंगल अल्फ़ा है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है। सपोज प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू के लिए होता है साइन A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन A/2। A यहाँ प्रिज्म एंगल है, डेल्टा m मिनिमम डेविएशन है। अगर प्रिज्म काफ़ी थिन है तो हम इसे रख सकते हैं A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन A/2। यहाँ प्रिज्म एंगल को अल्फ़ा लिया हुआ है और डेल्टा m को हम डेल्टा ले देते हैं, तो ये हो जाता है A प्लस ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस डेल्टा/2 अपॉन अल्फ़ा/2 इक्वल टू अल्फ़ा प्लस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा। इसे कह सकते हैं 1 प्लस डेल्टा अपॉन अल्फ़ा। तो ये डेल्टा अपॉन अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा म्यू माइनस 1, या डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 अल्फ़ा। डेल्टा का मतलब है कितने डेविएट की रही। तो यहाँ से जो रेज आ रही थी ऊपर, वो इतना डेविएट की, इसका मतलब ये जो एंगल है ये है आपका डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन। हमें चाहिए डिस्टेंस y1। ये यहाँ से खींची हुई आर्क मान सकते हैं। S से लेके S1 है, तो S1 एक्चुअली एक आर्क है। तो ये आर्क किसके इक्वल होगी, ये रेडियस इनटू एंगल। एंगल है डेल्टा म्यू माइनस 1 अल्फ़ा, और रेडियस जो होगी वो होगी y1। तो ये हो जाएगा आर्क जो S1 है, ये हो जाएगी आपकी y1, यानी कि ये रेडियस और एंगल डेल्टा, या कह सकते हैं म्यू माइनस 1 अल्फ़ा y1। इस तरीके से SS2
ये भी इसके ही इक्वल होगी, तो SS1 और ये SS2 भी इसके इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि S1 से S2 के बीच की डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज D विल बी इक्वल टू μ-1 अल्फ़ा y1 को हम किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2μ-1 अल्फ़ा y1। अब यहाँ मेन पर्पज़ इसका था बाईप्रिंज का कि दो सोर्स प्रोड्यूस करना। दो सोर्स प्रोड्यूस करने के बाद इसका डेरिवेशन ऐसा ही जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, या कह सकते हैं यहाँ पर जो फ्रिंज बनेंगी उसकी फ्रिंज विड्थ बीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा डी ओवर डी। यहाँ डी यहाँ से रखेंगे, जहाँ पे डी है आपका, डी विल बी इक्वल टू ट्वाइस μ-1 अल्फ़ा y1। और जो कैपिटल डी है वो कैपिटल डी है सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। हमारे पास यहाँ दो डिस्टेंसेज हैं y1 एंड y2, तो d विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 जो डिस्टेंस है वो प्रिज्म और सोर्स के बीच की डिस्टेंस है, और y2 डिस्टेंस है प्रिज्म और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है। ऐसे यहाँ पर म्यू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अल्फ़ा प्रिज्म का एंगल है जो कि काफ़ी स्मॉल है, y1 प्रिज्म और सोर्स के बीच की डिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम इसमें फ्रिंज विड्थ निकाल सकते हैं। क्या इसकी यूजफुलनेस है, देखिए इस प्रिज्म की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम एक थिन ट्रांसपेरेंट शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, या अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो उसकी थिकनेस निकाल सकते हैं। अगर हमें थिकनेस पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो थिकनेस निकाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हमने क्या किया कि एक सोर्स से दो सोर्स प्रोड्यूस कर लिए, उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसे दो सोर्स लेंगे। तो जो दो सोर्स हैं जो फ्रेनेल्स बाईप्रिज्म ने प्रोड्यूस किए हैं, सपोज उनके नाम है S1 S2, और यहाँ ये स्क्रीन रखी हुई है, ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन है, इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, C है। तो जब यहाँ से S1 से लाइट प्रोड्यूस होगी, S1 S2 दो कोहेरेंट सोर्स हैं, C पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0 होगा। तो C पर जो पाथ डिफरेंस 0 होने का मतलब है यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी और उसका ऑर्डर 0 होगा। मान लीजिए हम इसके एक पाथ में एक तरफ कोई माइका शीट या कोई ट्रांसपेरेंट शीट रख दें। दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो प्रिज्म है उसके एक पार्ट को, जो बाई प्रिज्म था, बाई प्रिज्म के एक प्रिज्म को अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट शीट से या ट्रांसपेरेंट फिल्म से हम उसे ढक दें, कवर कर दें, तो उससे जाने वाली जो लाइट होगी उसको उस शीट से होके गुजरना होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम एक पाथ पे एक माइका की शीट लगा देते हैं। ये बनाया हुआ बड़ा है बट थिकनेस काफ़ी कम है, मान लीजिए इसकी थिकनेस है T और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो ऊपर जो S1 से जाने वाली जो लाइट होगी उसके पाथ में शीट आ गई है, तो ये कह सकते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उसका ऑप्टिकल पाथ बढ़ जाएगा। तो अभी क्या है, मान लीजिए किसी पॉइंट P के लिए लेते हैं, तो यहाँ S1 S2 क्या चीज़ है, टू कोहेरेंट सोर्स है। T क्या है, थिकनेस ऑफ माइका शीट है। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ इसके पाथ में इंक्रीज होता है। तो ऑप्टिकल पाथ जो S1P और S2P, अभी क्या था, अगर शीट नहीं होगी तो S2P S1P से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ इसमें पाथ में S1 का जो S1P पाथ है उसके पाथ में T थिकनेस का शीट इंट्रोड्यूस हुई है और T थिकनेस की एयर उसमें रिड्यूस हुई है। तो हम कह सकते हैं इंक्रीज
इन ऑप्टिकल पाथ ऑफ S1P कितना हो जाएगा, ये म्यू इंटू टी ऑप्टिकल पाथ होता है, ये इसमें इंक्रीज हुआ क्योंकि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टी थिकनेस की शीट उसमें इंट्रोड्यूस हुई है और 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टी थिकनेस की एयर उससे रिड्यूस हुई है, तो ये आप माइनस भी करेंगे तो हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो अभी हमने बताया कि जब ये शीट नहीं थी तो जो सी पॉइंट था वहाँ पर दोनों सोर्स से आने वाली लाइट का नेट पाथ डिफरेंस 0 था। तो अभी क्या है, अभी देखते हैं यहाँ पॉइंट पी पर क्या पोजीशन है, तो ये पाथ कितना होगा, मान लीजिए पॉइंट पी पर अब पाथ डिफरेंस 0 है तो कितना हो जाएगा S1P प्लस म्यू माइनस 1T। S1P इसकी डिस्टेंस है और इसमें इतना म्यू माइनस 1T पाथ एक्स्ट्रा है बिकॉज ऑफ द सीट, इक्वल टू अगर S2P होगा तो अभी भी यहाँ दोनों साइड S1P और S2P का ऑप्टिकल पाथ सेम होगा, या कह सकते हैं S2P माइनस S1P इक्वल टू म्यू माइनस 1T के बराबर होगा। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसका मतलब अभी भी S1P और S2P के ऑप्टिकल पाथ इक्वल होंगे, तो ये जो फ्रिंज होगी ये 0 ऑर्डर की फ्रिंज होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल वाली 0 ऑर्डर की फ्रिंज थी वो शिफ्ट होकर C से P पर पहुंच गई। अगर वो डिस्टेंस कितनी है x है तो हम कह सकते हैं, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो हमने पहले यंग्स डबल स्लिट में डिराइव किया था, तो ज्योमेट्री से अगर हम कहें तो ये S2P माइनस S1P होता है XD ओवर D। यहाँ x क्या है, x PC के बराबर है और D ये डिस्टेंस है सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, और स्मॉल d ये डिस्टेंस है दो सोर्स के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ हम कर देंगे कि XD ओवर D इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, या कह सकते हैं x इक्वल टू टी ओवर डी म्यू माइनस 1T। तो हम अगर किसी एक पाथ में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिकनेस की कोई शीट ट्रांसपेरेंट शीट रख देते हैं, तब वो जो फ्रिंज है वो x डिस्टेंस शिफ्ट हो जाती है उस तरफ जिस तरफ के पाथ में माइका शीट रखी हुई है। अगर हम नंबर ऑफ फ्रिंजेज की बात करें, कितनी फ्रिंजेज शिफ्ट होती हैं, तो अगर नंबर ऑफ फ्रिंज करें नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट अगर m है तो ये जो डिस्टेंस होगी x ये m फ्रिंज विड्थ के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं x इक्वल टू कितना होगा m लैम्डा d ओवर d, और ये इक्वल टू होगा d ओवर d म्यू माइनस 1 टू t। तो ये m की वैल्यू यहाँ से जाती है कितनी, देखिए d से d कैंसिल, इससे कैंसिल होगा, तो ये कह सकते हैं m इक्वल टू म्यू माइनस 1 t ओवर लैम्डा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ए गिवन वेवलेंथ म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टी थिकनेस की माइका शीट किसी पाथ में रखने पर जो फ्रिंज हैं m फ्रिंजेज शिफ्ट हो जाती हैं किस तरफ, जिस तरफ माइका शीट रखी हुई है। अब यहाँ पर एक इशू है कि अगर लाइट सोर्स मोनोक्रोमेटिक है तब लाइट डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज बनेगी और सभी फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ सेम होगी और उनकी सबकी इंटेंसिटी सेम होगी। तो यह पहचान पाना इम्पॉसिबल है कि कौन सी फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज थी। तो जब फ्रिंज शिफ्ट होगी तो शिफ्ट होने के बाद भी सिमेट्री की वजह से आप यह नहीं पहचान सकते कि फ्रिंज कितनी शिफ्ट हुई। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम करते क्या हैं कि यहाँ लाइट सोर्स एक वाइट लाइट सोर्स लेते हैं, इसमें सारे कलर्स होंगे। चूँकि सारे कलर्स होंगे और जो म्यू है वो डिपेंड करेगा किस पर, वो वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन सेंट्रल जो फ्रिंज होगी वो सिर्फ वाइट होगी, बाकी सारी फ्रिंजेस कलर्ड होंगी क्योंकि फ्रिंज विड्थ लैम्डा पर डिपेंडेंट है। इस तरीके से हम वो वाइट जो फ्रिंज होगी
वो देखेंगे कि वो कितना शिफ्ट हुई, उससे फिर हम इसकी थिकनेस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो इसमें निकाल सकते हैं। थैंक यू।